हाँ जी, ठीक है। बताएँ आज क्या नया लेकर आए हैं? सर मैंने क्या एक साउथ की मूवी आई थी PS1 हुँ, हुँ। पेरीवलम सेल्वन के नाम से है ये चोल राजा के ऊपर थी सर ये मूवी। ओके। तो उसमें ये साउथ वाले काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं सर कोई मूवीज़ वग़ैरह बनाते हैं ना। हुँ, हुँ। उनका थोड़ा तो रिसर्च उसमें ठीक रहता है। हाँ, अच्छा रहता है ना चोल वंश अपने 1000 साउथ में 1000 ईस्वी के आस-पास रहा था। तो उसमें हुँ, हुँ। बताया गया है कि कैसे मतलब उसमें साफ बताया कि कैसे उस टाइम वैष्णव मत कैसे आ रहा था, कैसे शैव मत आ रहा था, कैसे दोनों में आपस में डिस्प्यूट चल रहा था। और जो आपने बताया था ना कि जो ये ईरानी आए थे, वो कैसी कटिंग रखते थे, हेयर स्टाइल बीच में बड़ा-सा गुच्छा, बाल हुँ, साइड हुँ, में कटिंग, हुँ। चारों तरफ बीच में गुच्छा और ऊपर उसमें चोटी। तो हाँ, उस हाँ। कैरेक्टर को वही कटिंग दी है बिल्कुल। तो हाँ, हाँ। वो मूवी देख रहा था तो मैंने इनका वर्क बहुत अच्छा है। प्लस ऊपर जबकि चोल राजा सहमत अपना लिया था एक चोल ने मतलब एक सामंत ने। हुँ, हुँ। और जबकि वहाँ का जो मुख्य राजकुमार था जो पेरीवलम सलवरम वो उसका गुरु जो बहुत बहुत बुद्धिस्ट था, बहुत वो था, ओके। जो बुद्धिस्ट था उसका गुरु था, वो श्रीलंका भी जाता है। उसमें काफ़ी अच्छी मतलब तरीके से बताया है उसमें। तो इससे पहले एक मूवी और आई थी सर साउथ की वो थी गौतमीपुत्र सातकर्णी। ओके। तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया। उसमें भी बताया कि कैसे मतलब है जो वो बुद्धिस्ट थे, वो जो सातकर्णी फिर कैसे वहाँ पर ईरानियों का ये जो यज्ञ हवन करने वालों का आगमन होता है और कैसे बुद्धिस्टों को वहाँ से निकलवा के लास्ट में वो अपनी जगह स्थापित करते हैं। ओके। तो ये इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि सर इसमें जैसे कि जैसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताते हैं कि कैसे है जो अपना वो था मौर्य वंश उसमें कैसे ईरानी प्रवेश कर गए थे और कैसे वहां पर तो मतलब वो अंदर सेना में भर्ती हो गए कैसे गमा मतलब उसमें तो लिखता है। हालांकि मैं इतना पता नहीं आया उस टाइम ईरानी आए या नहीं आए, लेकिन सर आना जाना तो लगा रहता होगा। लेकिन राजा महाराज जो बड़े बड़े शासक होते थे अच्छे वहाँ अच्छा उनको जॉब मिलती थी, अच्छा उनको कर्मकांड करने का मौका मिलता था, तो आना-जाना तो रहता होगा। हुँ, हुँ। क्योंकि इसका जो जेनेटिक आधार पर मैं उसका सुन रहा था, एक वो क्या नाम था भूल गया, राव था एक शिंदे और 2 राव इन्होंने किया ना भी रिसर्च, वो भी बता रहा था कि भारत में जो आगमन होने लगा था ना, वो बुद्ध के आस-पास ही होने लगा है। मतलब विदेशी जो आने लगे हैं ना, उनका डीएनए के आधार पर ये होता है कि वो 6 ईसा पूर्व 7 ईसा पूर्व के आस-पास आना स्टार्ट किया इंडिया में। तो एक ओके। कड़ी ये इसमें ये कड़ी ये मिल रही है सर कि जैसे ये पहले तो जैसे जो बड़े-बड़े जो साम्राज्य होते राजा महाराज होते थे ना, उनके वहाँ आते थे कुछ लोग मतलब पूरे भारत में नहीं फैले थे सर ये। जैसे हो हुँ, सकता है कि हुँ। कुछ ईरानी मौर्य काल में आके कुछ जॉब वगैरह करते होंगे या कुछ व्यापार वगैरह करते होंगे। ओके। उसके बाद हो सकता है सर ये 7 जो अपने जो ये 7 गौतम पुत्र सातकर्णी जो 7 वान शासक थे, चौथे 5वें कब आए 7 छठी 7वीं कब थी। तो इनके आके यहाँ इन्होंने अपने आप को प्रमोट किया होगा कि देखो हम आपको जैसे राजाओं को भाई हमारा ये चीज़ है, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हमारा भी ये क्या अपने इंडिया में कि लोगों का ये राय है कि जो कोई भी जो धर्मगुरु होते थे, ज्ञानी लोग होते थे, पुरोहित होते थे, जो ज्ञान की बातें करता था या फिर फिलॉसफी की बातें करता था, दर्शन की, तो उनको देते थे आश्रय, सुनते थे उनकी, ऐसा नहीं कि उनको भगा दिया। हुँ, हुँ। तो उसके बाद सर ये फिर ये मैंने ये देखी मूवी PS1। उसके बाद मैं मृणाल का एक मृणाल का इतिहास में पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह है सर कोटा बूंदी, आपने सुना हो तो। हुँ, हुँ। राजस्थान में कोटा बूंदी से हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं, कोटा बूंदी झालावाड़ ये राजस्थान का एक दक्षिण में है सर। ओके। तो वहाँ पर एक राजा है, वहाँ का राजा हुआ था मृणाल का जैता। तो बूंदी का उसके दादा ने बूंदी को स्थापना की थी, बूंदी की मतलब राज्य किया था, छोटा-सा राज्य था उसका। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण जाता है उनके पास, तो उनसे कहता है कि भई मतलब वही कि मीणा है जो मानते नहीं थे, उनके थोड़े अलग कल्चर था ना, तो उनको शायद वो पेशकश करता है ये यज्ञ करने की। जैसे अपने इतिहास में पढ़ा है कि गोंड थे, गोंड जनजाति वहाँ भी जाते हैं ब्राह्मण, उनसे कहते हैं कि हम आपको राजपूतीकरण कर देंगे, आप हमको ज़मीन दो, यज्ञ कर देंगे हम आपको, राजपूतीकरण कर देंगे आपका। तो ऐसा ही हुँ, कोई हुँ। उसमें वर्णन आता है सर। तो वो जाता है तो वीणा क्या करते हैं उसको नहीं देते, मानते नहीं उसकी। और बल्कि उसकी जो लड़की थी ना उसकी ब्राह्मण की, हाँ, हाँ। तो ईरानी होंगे, ब्राह्मण था, ईरानी था वो, जो भी जो वैदिक ये कल्चर करता था ये आग वाग हवन ववन का। तो वो प्रपोज लेके जाता है, तो बल्कि मीणा उसकी लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रख देते हैं। पसंद आ गई होगी शायद, ईरानी थे, थोड़ा कलर वलर फेयर होगा इधर। तो वो शादी का प्रस्ताव रख देते हैं उसके सामने ब्राह्मण कन्या से, उसकी कन्या से। ओके। तो वो वहां से चला जाता है मतलब दाढ़ निकलती तो वहां से चला जाता है। फिर वहां साइड में जो बोलते हैं हाड़ा वंश राजपूत वंश होते हैं ये बोलते हैं ये, वो उनकी बात हुँ, मान हुँ। लेता है, पता नहीं क्या वो उनको शरण देता है, वो राजपूतीकरण हो गया मेरे हिसाब से। तो जो उनकी बात तो कुछ वैदिक वैदिक कर लेते हैं। अब हाँ, क्या होता है हाँ, कि हाँ।
मीणा है जो अपना शादी का प्रस्ताव लेके उसके पास भी जाते हैं, जो होता है ना वाड़ा राजा, उनकी लड़कियों से लेके लड़कियों से अपना मतलब शादी का प्रस्ताव रखते हैं अपने उनका कुंवरों का, कि भाई है जो पसंद आ गई वहां की। तो उसमें ये वंश भास्कर एक पुस्तक है, सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है इसको। तो इसका आधार लेते हुए डॉक्टर शर्मा ने लिखा है कि मीणा मुखिया जैता ने देवा की पुत्रियों से अपने कंवरों का विवाह प्रस्ताव भिजवाया, जिसे देवा ने स्वीकार नहीं किया। यह संबंध कोई आश्चर्यजनक तो नहीं था, क्योंकि भूमि का स्वामित्व भोगते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे। पर मीणा की प्रथाएं देखते हुए देवा ने खिलाया कि यदि मीणे क्षत्रिय की संस्कृति अपना ले तो भाई जसकरण की पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा। वही बात है सर, यानी ब्राह्मणों ने उन्हें ये हवन कुंड जैसे राजपूतों के इतिहास में मिलता है ना कि इन्होंने वहां यज्ञ किया था, उसमें 4 क्षत्रिय जाति पैदा हुई थी, राजपूत जाति, परमार, चोर, इकाइये। तो मतलब ये जो राजा जो उनकी इसके यज्ञ हवन के उसमें आ गए थे ना सर, ये तो यज्ञ हवन का एविडेंस भी तभी मिलता है। ये इन्होंने बोलो आबू पर्वत पर, राजस्थान में आबू पर्वत पर एक हवन किया था, उसमें 4 क्षत्रिय जातियां पैदा हुई थी राजपूत, तो उन्हीं से राजस्थान में राजपूत वंश चल रहा है। तो कहने का मतलब 1000 ईस्वी के आसपास की घटना है सर ये, जबकि जो मैं मीणा राजा की घटना बता रहा हूँ ये है 1300 ईस्वी के आसपास की, 1314 ईस्वी के आसपास की घटना है। तो कहने का मतलब ये क्या करते थे सर, कम मात्रा में थे तो सीधे जहाँ छोटे मोटे जो राजपूत सामंत होते थे उनसे संपर्क करते थे कि हम आपको देखो ये कराएंगे या हवन करवाएंगे, आप हमारी संस्कृति फॉलो करो, आप ऐसे करोगे। क्योंकि यहाँ के लोग मानते थे बुद्धिस्ट धर्म को, तो उसमें सीधा क्लियर स्पष्ट बातें होती थी। तो राजा यदि गलत काम करता था तो जनता से पदच्युत करते थे। जब ये जो लाए थे ना देवीय सिद्धांत कि हम पूजा करेंगे, हम बताएंगे कि आप देवताओं के अनुयायी है, तो लोग डरेंगे आपको, मतलब हम एक ऐसा महिमा मंडन करेंगे जिसे जनता आपसे विद्रोह करने से डरेगी आपके खिलाफ। एक नया वो लेकर आए थे ना सर, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आए थे कि देखो हम ऐसा करेंगे। तो जो इसका मान लेते थे वो क्षत्रिय, जो नहीं मानते थे वो अब जैसे मीणा उनका प्रस्ताव नहीं इनको ठुकरा दिया, तो उन्होंने मान लिया, इन्होंने राजपूतों ने। तो जब शादी का प्रस्ताव लेने जाते तो ब्राह्मण उसी ब्राह्मणी कन्या से कहते हैं पहले तो वो मना कर देता है क्योंकि उसका प्रस्ताव नहीं मानते हो। और जब वो राजपूत मान लेते उसकी कन्या से, तो ब्राह्मण को भड़का देता है और ये अलग है, तुम अलग हो, ये क्षत्रिय नहीं है क्योंकि इनके रीति रिवाज अलग हैं, तुमसे नहीं मिलते। तो वो ऑफर भी देता है राजपूत राजा कि तुम हमारे जैसी चीज अपना लो, हम जो करते हैं ना, हम कर्म कांड करते हैं, वो यदि तुम अपना लो तो मैं अपने बेटी को तो नहीं, लेकिन अपने भाई जसकरण है उसकी बेटियों का विवाह हम आपके कुंवरों से करवा देंगे। फिर सर होता क्या है कि फिर लास्ट में बात बनती है और उसको वो जो मतलब है जो तैयार हो जाते हैं कि हम शादी करेंगे, कर देंगे। तो उनको बुलाते हैं कि आप आना बारात लेके, हम तैयार हैं शादी करने। जब मीणा जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहां बारूद बिछा देते हैं, बारूद बिछा के हैं और उनको मतलब वो बारूद से उड़ा देते हैं मीणा को। उनको पहले तो नशा कराते हैं फिर उनको उड़ा देते हैं। जैसे जैता ने यह प्रस्ताव मान लिया और तद अनुकूल उमरथूण नामक गांव में मंडप सजाकर बारात के स्वागत के लिए एक बाड़ा बनाया और उस भूमि के नीचे बारूद बिछाकर आग लगा दी। अधिकांश मीणे जल मरे और बचे कुचों को काट डाला गया। अब डॉक्टर शर्मा ने सर इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस प्रकार का धोखा देना शायद राजपूतों की युद्ध नीति रही हो, क्योंकि भीलों से कोटा और मीणों से सिरोही भी इसी प्रकार ली गई थी। बारूद के प्रयोग पर आपत्ति करते हुए उन्होंने लिखा है कि बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में सम्मत 1584 यानी 1527 ईस्वी में बाबर ने महाराणा सांगा के विरुद्ध लड़ाई में इसका प्रयोग किया। तो वो ये नहीं, जो इसका जो लेख जो एक टिप्पणी करता है इतिहासकार डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा है शायद, ये कि भाई की बारूद का प्रयोग तो 1527 ईस्वी में हुआ था, तो ये जस्ट नहीं है ये बात जो लिख रहा है ना ये सर, जिसने सूर्यमल मिश्रण ने जो ये वंश भास्कर में लिखी इस घटना को मतलब वो कर रहा है वो। लेकिन जैसे मैंने आपको एक स्ट्रीम पढ़ी थी जिसमें आपने बताया था ना कि जो तैमूर लंग आया था भारत में 1398 में, हाँ, तो आपने बताया था कि बारूद का प्रयोग करके वो सांपों को भगाता है उसमें। तो इसका मतलब कि 1527 यानी बाबर से पहले मतलब भारत में सर ये आ गई थी मेरे हिसाब से बारूद, क्योंकि जब ये ईरानी वहां से आते थे ना भारत में, या गवन का ये लेके वहां से ये ऑफर लेके राजा महाराजाओं के पास अपना कल्चर का या अपने को अपने सेटलमेंट करने के लिए जब यहाँ आते थे, तो जब यहाँ से वहां आते थे तो वहां का जो वहां खोजे हुई होंगी ईरान में, जो इधर क्योंकि वहां से तो इधर वो बारूद वगैरह पहले आ गए थे, ये तैमूरलंग वगैरह ये सारे यूज करते थे उससे पहले। तो ये ऐसी चीजें लाते होंगे। तो सर ये यज्ञ हवन है, थोड़ा सा चमत्कार दिखाना, उसी का आधार पर तो ये राजा को अपनी तरफ छल कपट है कि कैसे युद्ध नीति में कैसे जीता जाए। वहां का जो छल कपट होते थे उस टाइम तो सर ईरान में तो बहुत वो जंगों का बहुत हालात थे वहां, तो सारे आपस में ये तैमूरलंग है इनके जो भी वहां के वो इस्लामी जो कल्चर था उसमें भी बहुत वो लड़ाई वड़ाई होती थी। तो और काफी एडवांस थे सर वो हथियारों वगैरह में काफी चीजों में, क्योंकि इधर उनका यूरोप से भी वहाँ की टेक्नोलॉजी, इधर मध्य एशिया की टेक्नोलॉजी, इधर ईरान मंगोलाइड ये चीनी वगैरह आती थी वहाँ की टेक्नोलॉजी।
तो इसमें इस चीज़ का इन्होंने तो एक बैठता है कि कैसे ये पहले तो आए सर इन्होंने जो मेन जो राजघराने को टारगेट किया, फिर उनके सामंतों को टारगेट किया सर। सामंत होते थे ना, तो जैसे कि संख्या ज़्यादा हो गई, परिवार ज़्यादा हो गए, तो सामंतों को ये जगह नमन कराने लग गए। उसके बाद जो सामंतों के अलावा फिर गाँव के जो मुखिया, अब होड़ होती है ना कि राजा कर रहा है तो वो काम मैं भी करूँ, तो उनकी उनकी नकल सामंत करने लगे। सामंतों की नकल है जो राजा वो करने लगे सर, गाँव के मुखिया जो पैसे वाले होते थे। फिर उनकी नकल आज भी देख लो वो करते हैं, जो नौकरी लग गए, थोड़े पैसे आए, बोलो मैं तो रामायण पाठ कर रहा हूँ, हवन करवाऊँगा, गृह प्रवेश करूँगा तो हवन करवाऊँगा। तो वो एक वहाँ से ये आई, तभी हर गाँव में आपको 1-2 घर मिल जाएँगे, ये यज्ञ हवन करने वालों के। हुँ। और इनकी संख्या इसलिए कम है, ऐसे ही पूरे भारत में मुख्य-मुख्य जगह पे पहने जहाँ थोड़े पैसे वाले जो राजा महाराजा, पैसे वाले सामंत वगैरह, फिर बाद में कोई गाँव के मुखिया या सेठ वगैरह, तो वहाँ पर इन्होंने अपना डेरा जमाया जहाँ पैसे हैं, उनके लिए यज्ञ हवन करना और उनको ऊपर एक मतलब उनका एक महिमा मंडन करना, उनको देवत्व का वो दिखा के उन्हें बड़ा करना और लोगों को उनको विद्रोह करने के से रोकना और उनका मतलब उनको सामने से बहुत बड़ा दिखाना ताकि लोग उनका विद्रोह ना कर सकें। तो उन्हें दोनों को फ़ायदा था अपने कॉम्बिनेशन में। वो उनको क्षत्रिय बोल देते थे, ये उनको ब्राह्मण बोल देते थे। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया भारत में ऐसे सर। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात हाँ जी है सर। हाँ, हाँ। कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है भारत में तभी आया, राजपूत समुदाय में ब्राह्मण तभी घुस पाए, जब हुँ, भारत में बौद्ध मार्ग नहीं रहा। याद हुँ, हुँ, रखिएगा। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ये राजपूतों में तकरीबन 12वीं-13वीं सदी के बाद ही घुसपैठ कर पाते हैं हुँ, हुँ। और तब तक भारत में बुद्ध मार्ग नहीं था। अन्यथा जितने भी आज जो राजपूत वर्ग फँसे हुए हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम में, हुँ, ये हुँ। पहले बौद्ध मार्ग पूरी तरह से बुद्धिस्ट थे ये। जैसे ही भारत में बौद्ध मार्ग 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी के बाद से नहीं रहा, तो ब्राह्मण ने उनके पास गए और उनको ऑप्शन दिया कि देखो हमारे धर्म को आप मानिए और हम जो है आपको आपको तो पता है कोई न कोई एक गुरु चाहिए होता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, एक हुँ। वैकेंट जो सीट थी ना, उसको उन्होंने फ़िल अप कर लिया। इन्होंने लोभ प्रलोभन दिया इसलिए वो इनके चंगुल में नहीं फँसे, बल्कि एक सीट वैकेंट थी और उनको एक चाहिए था, तो वो आसानी से वहाँ पे ये कैप्चर कर ले गए। ये पर बात सर हमको ध्यान इन्होंने एक काम और किया सर, ईरान से जब ये आए तो वहाँ की जो ये थे ना जैन अवेस्ता वगैरह, उन ग्रंथों को इन्होंने यहाँ संस्कृत में वो किया ट्रांसलेट। हाँ, 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 हाँ। और ये कर नहीं हुआ पाए है। सही तरीके से। सही सही तरीके से कर तरीके नहीं से पाए, नहीं कर इसलिए पाए। हाँ, इसलिए उसका वेद का आज ब्राह्मणीकरण तक किया ना, इसलिए ब्राह्मणीकरण किए वेद का ये उस आज तक जगह का ट्रांसलेट नहीं नाम कर बदल पाते। के। हाँ, इसलिए इसीलिए आज तक वेद को ये 70 ट्रांसलेट नहीं कर पाते। 70 70 लोग 70 तरीके से अनुवाद कर देते कि हैं। सर वो खच्चर बन गया ब्राह्मण क्योंकि वो हाँ, हाँ, ईरानी हाँ। भाषा कल्चर और प्लस यहाँ की जो बुद्धिस्ट संस्कृत का जो मिश्रण बना ना, जो खच्चर बना वो वर्ण संकर बना। हुँ, हुँ। उसका ये आज तक तो इनकी आज तक की पीढ़ी है उसको सही तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पा रही, उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि नहीं ईरानी कर कल्चर पाए। वहाँ के जो शब्दों को इन्होंने यूज किया है और वो शब्द यहाँ आने से जो ईरान में जो शब्द और अगर अगर जगह से आए कुछ शब्द उनके आधार पर यहाँ आपको अपने आप को बहुत वहाँ का पुराना बताते हैं, ये देखो देखो वहाँ वो शब्द वहाँ मिला है, मतलब हाँ, ये बाहरी शब्द जैन ईरान में व्यवस्था इकट्ठा हुए। को हाँ, हाँ। ये क्या करते हैं ना, ये तो आए हैं 12वीं सदी 12वीं, हुँ, 10वीं, 9वीं, 7वीं सदी के बाद। तो ये हुँ, क्या करते हैं, वहाँ पे जैन व्यवस्था चलती थी। हुँ, जैन हुँ, व्यवस्था को उन्होंने कन्वर्ट किया वेद में। तो हुँ, अब हुँ। ये क्या कहते हैं कि हमारा वेद ना बुद्ध से पुराना है। ये हाँ, अपने देश हाँ, का बताते हैं, ईरान का, यहाँ का नहीं हाँ, हाँ, बताते हैं। हाँ, ये बताते हैं हाँ, ईरान का कि हमारे यहाँ तो भैया तुम आए हो ना यहाँ बाद में, तो तुम्हारा तो बाद में हाँ, माना जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे हाँ, आप बाद में आए हो तो बाद में माना जाएगा, पहले थोड़े माना जाएगा। तो ये बोलते हैं हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते लाए हैं, तो भैया तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी जीन अवस्था धो के लाए थे, ईरान में लाए थे, हम उसको थोड़े मान लेंगे भारत में। हाँ, भारत में हाँ, अगर तुम्हारा रहता, तो भारत में जितने यात्री आए थे, तो तुम्हारा वेद पढ़े होते। यहाँ तो हर जगह त्रिपिटक पढ़ के जा रहे थे, नालंदा हुँ, विश्वविद्यालय में। हैं? ये बोलता है कि नालंदा में इनका आर्यभट्ट पढ़ाया था, इनका बराहमिहिर पढ़ाता था, इनका चाणक्य पढ़ता था, कौन पढ़ाता था? तो भैया वेद काहे नहीं पढ़ाई होती थी वहाँ पे? वहाँ पे फाहियान 3 साल बैठ के वहाँ त्रिपिटक पढ़ के क्यों गया फिर? ये बताएँ ना और फिर? और सर ये 800 और 900 ईसा पूर्व सॉरी 800 शताब्दी से पहले जो अभिलेख मिले हैं उनको कहते हैं संस्कृत अभिलेख, और उसके बाद के अभिलेख मिलेंगे 8-9 शताब्दी वे विशुद्ध संस्कृत। तो उससे पहले वो संस्कृत नहीं थी, ये विशुद्ध संस्कृत, मतलब ऐसे कन्फ्यूज़ करते हैं लोगों को। उसे बोलते हैं भाई भाषा वो बुद्ध भाषा भी इन्होंने बौद्धों से चुराई ना। हाँ, बौद्धों उसे की ऐसे नहीं कर मिश्रित पाली प्राकृत को इन्होंने जब हाँ, क्लासिकल संस्कृत में उन्होंने बना लिया, उसको ये हाँ, लेके बैठ गए। और हाँ, उसको हाँ, लेकर हाँ, बैठ गए। अब पब्लिक पाली प्राकृत में थी, अब बौद्ध रहते तो वो धीरे-धीरे संस्कृत भी इन लोग पब्लिक को सिखाए होते। तो हाँ, अब बौद्ध तो रहे नहीं, आम आदमी जनता तो पाली प्राकृत जानती थी, उन्होंने उसको नियम बना दिया कि अब कोई नहीं सीखेगा इसको।
संस्कृत सिर्फ़ ब्राह्मणों की भाषा है। तो हाँ, ये गप जैसे उन्होंने कर ली। एक वो महायान शाखा में जो ये जानवरों को बोधिसत्व मानते थे, उसके आधार पर पता चलता है कि जितने भी है ना, जैसे वराह है, गणेश है, हुँ, हुँ, ये हुँ। इसी आधार पर इनका निर्माण किया गया है कि जानवरों को लेकर ना, पशुओं को भी बोधिसत्व के रूप में पूजते थे। पूछते थे और उसको चिकित्सा तक खुलवाए थे ना, बौद्ध जो है हाँ, सम्राट अशोक तक ने पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए थे। हाँ, श्रीलंका में पहली सदी में सबसे बड़ा पशु का चिकित्सालय मिला है। तो हाँ, नहीं मैं सर, पशुओं की रक्षा करना, उसकी चिकित्सा करना, इंसान की तरह मानना ये बौद्धों का काम था। ब्राह्मणों का बिल्कुल थोड़े सर, था, ये तो मार काट के खा जाते थे, ये तो आज भी बलि देते हैं। जाके देखिए ना, बलि प्रथा ये करवाते हैं, ये बलि देते हैं। 8वीं और 9वीं दुर्गा पूजा के दिन बकरा और भैंसा काट-काट के खाने वाले लोग हैं ये तो। तो ये क्या बिल्कुल जानते सर। थे ये? तो वैसे और अपने ठीक है कुछ जैसे, दशराज। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ओके। फिर आइएगा तो फिर आगे बातें होंगी। ओके ओके। सर, जय श्री